डी, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, रेनबैक्सी के थ्रू, कैडिला, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो कि वहां पर एक्सपोजर रखते हैं और मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं करीब 8 से लेके 15% के आसपास एक्सपोजर ये चारों कंपनियों का वहां से आता हुआ दिखाई पड़ता है। स्पेसिफिकली सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है वो आपको डॉक्टर रेड्डीज का दिखाई पड़ेगा। हालांकि उन्होंने 20% घटा के एक्सपोजर किया, लेकिन फिर भी 8 से 10% के आसपास का FY21 की सेल्स में उनका एक्सपोजर वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा HCL, BDL, ये दो और कंपनियों पर आप ध्यान रख सकते हैं कि उनका भी जो डिफेंस को लेकर टाइप्स हैं वो रशिया में जरूर है, तो इनके ऊपर भी कुछ हद तक इसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ONGC, क्योंकि क्रूड का तो डायरेक्ट इंपैक्ट है ही उनके ऊपर, प्लस उनके वहां पे फील्ड्स को लेकर भी कुछ टाइप्स हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि फूड सप्लाईज को लेकर भी एक बड़ा नाम है यूक्रेन का, और साथ साथ क्रूड को लेकर भी रशिया में काफी ज्यादा एक्सपोजर है बाकी कंपनीज का, तो तमाम क्रूड रिलेटेड कंपनीज या फूड रिलेटेड कंपनीज के ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। लेकिन ये कुछ मेजर कंपनीज हैं जो कि डायरेक्टली एक्सपोज हैं रशियन मार्केट्स के अंदर। जी हाँ, तो अगर आप देखें ये वो कंपनियां जिनका रूस से बड़ा, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग सरोकार है, संबंध है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच याद रखिएगा डाउ फ्यूचर्स में एक रिकवरी है और उसी का एक इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग इंडिसेस पर है। निफ्टी 17,093, इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी हमने 16,988 से, 100 अंकों की रिकवरी वहां से, और बैंक निफ्टी अब 37,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ अब एक फंडामेंटल विशेषज्ञ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ श्री हिमांग जानी मौजूद हैं। हिमांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुबह से, इनफैक्ट कल रात से अगर आप देखें ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू हुआ जो कि अब शायद आज वॉल स्ट्रीट पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। आपने एग्जैक्टली इस इवेंट को कैसे रीड किया, अपने क्लाइंट्स को कैसे क्या अप्रोच सजेस्ट कर रहे हैं आप लोग इस डिप में? आज ऑलमोस्ट निफ्टी ने अपने 200 EMA को छू लिया, इस प्राइस डैमेज को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन फ्रंट पे आए हैं वो ऐसे मुकाम पे आए हैं जबकि ऑलरेडी काफी सारा जो वीकनेस है वो मार्केट के स्ट्रक्चर में चल रहा था बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक और जो कमोडिटी के दाम बढ़े हैं। और वैसे में थोड़ा सा डेफिनेटली हमें एक सेटबैक के रूप में इस डेवलपमेंट को लिया है और डेफिनेटली अभी शॉर्ट टर्म में हमने एक पुल बैक देखा है बिकॉज ऐसा एक डेवलपमेंट है कि शायद रशिया के कुछ लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने ये पूरा जो मिस्टर पुतिन ने जो बताया वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को रिकग्नाइज करने का प्लान, उसको बैक नहीं किया है। तो हमने एक टेक्निकल पुल बैक जरूर देखा है मार्केट में, बट जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और जिस तरह के हालात है उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा रिकवरी का स्कोप है। और डेफिनेटली क्रूड के दाम अगर ज्यादा समय के लिए हायर रहेंगे और जिस तरह के बाकी के कमोडिटी के दाम हैं तो कंट्री के तौर पे, कॉर्पोरेट सेक्टर के तौर पे डेफिनेटली एक नेगेटिव तौर पे मैं उसको देखूंगा। और मुझे ये भी लगता है कि मार्च महीने में क्योंकि एक बहुत बड़ा IPO भी है लाइंड अप और उसमें बड़ा लिक्विडिटी जो है वो चला जाएगा, तो उसके लिहाज से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि इसमें इस तरह के वॉलेटाइल स्विंग्स में कोई प्रॉपर प्रिडिक्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है। हेमंत जी, आप बहुत ही बारीकी से कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं और अक्सर रॉ मटेरियल सप्लाईज पर आपकी बहुत पैनी नजर रखती है। बताइए, एक या दो कंपनीज जो आपको इम्पैक्ट होती हुई दिखती हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली इस ग्लोबल प्रॉब्लम के साथ जो हमारे सामने है, रूस और यूक्रेन की। देखिए, नेगेटिव की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो लिकर कंपनीज है, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसमें 2 तरीके से डेफिनेटली इम्पैक्ट आ सकती है। एक तो बार्ले का जो प्राइस है, दाम है, वो काफी बड़ा है, लगभग 64% YOY बढ़ा है और यूक्रेन 18% एक्सपोर्ट करता है बार्ले का। अगर कोई बड़ा इशू आता है तो डेफिनेटली उसके और दाम बढ़ेंगे और जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी जो डोमेस्टिक लिकर कंपनीज है उस पर पड़ सकता है। बॉटलिंग कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है, लगभग 65% है फॉर यूनाइटेड ब्रूवरीज और उसमें